बच्चों, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर के बारे में जानेंगे। ये टॉपिक काफ़ी लोगों को काफ़ी टफ लगता है। कोशिश करेंगे इसको सिंप्लीफाई करके आपको समझाया जाए। तो आप लोगों ने कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में पढ़ा होगा। कंडक्टर क्या होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, इंसुलेटर क्या होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। अब कंडक्टर के एग्जाम्पल क्या है? कंडक्टर के एग्जाम्पल हैं जैसे एल्युमिनियम होता है, आयरन होता है, कॉपर होता है। इंसुलेटर क्या है? जैसे ग्लास है, लेड है, जिसमें या वुड वुड होता है, वुड है, जिससे करंट फ्लो नहीं हो सकती है। तीसरे टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं वो सेमीकंडक्टर होते हैं। सेमीकंडक्टर हम क्यों पढ़ना चाहते हैं पहले ये जानते हैं। सेमीकंडक्टर कैसे वर्क करते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वो हम बाद में जानेंगे। पहले हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि सेमीकंडक्टर हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, क्योंकि किसी भी नई चीज के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ना चाह रहे हैं। तो आज की डेट में आप लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम देखते हैं, सब में सेमीकंडक्टर का भरपूर यूज होता है। इनको हम सारों को बेसिकली कंप्यूटिंग डिवाइस बोलेंगे, क्योंकि इन जनरली जो चीज़ कंप्यूटर में होती है मोर और लेस उसी टाइप की डिवाइसेस आपके मोबाइल में भी मिलेंगे। मोबाइल का है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर किस कॉन्सेप्ट पे चलता है, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। जिसमें बेसिक आइडिया दूंगा। कंप्यूटर में कोई भी डेटा जो फ्लो होता है, स्टोर होता है, वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है, जिसमें एक स्टेट होती है 1, एक स्टोर होती है 0। ये दो करेक्टर हैं जिनके बेसिस पे कंप्यूटर में सारा डेटा स्टोर होता है। जैसे आपने डेसिमल सिस्टम पढ़ा है, 0, 1, 2, 3 इस टाइप से। इसको अगर आप बाइनरी सिस्टम में आएंगे तो बाइनरी सिस्टम के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। 0 को तो 0 लिखते हैं, 1 को 1 लिखते हैं, 2 को 1 0 लिखते हैं, फिर 3 को 1 1 लिखते हैं। इसी तरह से 4 आ जाएगा तो ऐसे लिख देंगे। बेसिकली 0 1 1 0 1 1, बेसिकली 1 एंड 0 का ही यूज करके आप 0 को तो ऐसे लिखेंगे, 1 को ऐसे लिखेंगे, 2 को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंप्यूटर में, 3 को ऐसे, 4 को ऐसे। इसी तरह से ABCD जो करेक्टर है, इसके लिए भी कुछ बाइनरी नोटेशंस हैं, जिसके बेसिस जिस तरह से ABCD भी कंप्यूटर में स्टोर होते हैं अल्फाबेट या फ्लो होते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि ये दो स्टेट जिनके बेसिस पे सारा काम कंप्यूटर में होता है। अब इनको अगर हम ये कहें कि ये ऑन स्टेट है, ये ऑफ स्टेट है, 1 को ऑन कर दिया, ऑफ कर दिया, मीन्स अब आपके दिमाग में आ गया स्विच क्या होता है। स्विच स्विच टाइप का सिचुएशन है। जैसे आपने घरों में स्विच देखा होगा, इलेक्ट्रिसिटी स्विच। तो आपने इधर प्रेस किया तो ये ऑन हो गया, करंट बहने लगी। अगर ऐसे वायर है, नीचे वायर है, और ये ऑफ हो गया, नीचे प्रेस कर दिया तो करंट स्टॉप हो गई। एक स्टेट को आपने ऑन कह दिया, उसको आप 1 कह दिए, दूसरे को ऑफ कह दिया, उसको आप 0 कह दिए, तो 0 1 का दो कॉम्बिनेशन मिल गए। तो इस टाइप के अगर स्विचेज आपके पास हो तो उसके बेसिस पे आप कंप्यूटर सिस्टम को बना सकते हैं। बट ये मैकेनिकल स्विच है क्योंकि इसमें आपको प्रेस करना पड़ता है। सो रिक्वायरमेंट ये थी कि हमारे पास ऐसी चीज हो, तो ऐसा सब्सटेंस हो जिसमें हम केवल इलेक्ट्रिसिटी का ही यूज करें, जिससे ऑन एंड ऑफ हो सके, एंड वो छोटे भी हों। क्योंकि शुरुआत में प्रीकर्सर टू सेमीकंडक्टर जो यूज हुए वो इस टाइप के थर्मियोनिक वाल्व थे, जो बनाए गए बहुत बड़े बड़े होते थे ऐसे। उसमें क्या होता था, एक ये कैथोड होता था ऐसे, और एक एनोड हो गया। एनोड मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड इज नेगेटिव टर्मिनल। इसमें इसको आपने बैटरी से जोड़ दिया तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। बट इसके अंदर करंट नहीं पा पाती थी, वैक्यूम यहाँ पे वैक्यूम है। अब इसको करंट बढ़ाने के लिए क्या किया कि एक यहाँ पे क्या करते थे, एक हीटिंग कैथोड को एक हीट करने के लिए अलग से एक सर्किट होता था। तो जब इसमें करंट बहती थी तो ये यहाँ पे हीट जनरेट होती थी, जिसके कारण जो कैथोड के इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जाइज होते थे और यहाँ से
आगे फ्लो करना शुरू कर देते थे, यहाँ तक पहुंच जाते थे। तो इसमें बेसिकली करंट फ्लो होना शुरू हो जाती थी। इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ जा रहे हैं तो बाई नोटेशन आपको पता है कि हम करंट को इस डायरेक्शन में लिखते हैं। तो जब जब इसको हीट करते थे तभी इसमें करंट बहती थी, अदरवाइज इसमें करंट नहीं बहती थी। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्विच। इस टाइप के जो इनको थर्मियोनिक डायोड बोलते थे, इस टाइप के थर्मियोनिक डायोड करके इन्हीं सब के बेसिस पे जब कंप्यूटर बनाने की कोशिश की गई, तो आप सोचिए मे बी 1 बाई 1 मीटर अगर का बॉक्स, अगर 1 बाई 1 मीटर का बॉक्स है और उसमें 5 4 5 MB स्टोरेज की कैपेसिटी बनानी है, तो कम से कम मतलब इतना बड़ा बॉक्स की जरूरत पड़ती थी कि मतलब बड़ा भारी बॉक्स, इसको आप इसमें खाली केवल इस तरह के डायोड यूज करके, थर्मियोनिक डायोड यूज करके आप उसमें 2 4 MB का ही डेटा स्टोर कर पाते थे। दूसरा क्या था कि उसमें आपको हीटिंग है तो कूलिंग भी चाहिए होगी। कहाँ 4 5 MB और कहाँ आज के गीगाबाइट टेराबाइट की बात हो रही है। तो अगर हम यही यूज करते रहते तो लैपटॉप इतना छोटा नहीं होता, लैपटॉप फुटबॉल फील्ड के बराबर हो जाता। तो वो जो उसके लिए हमें लोगों ने रिसर्च किया कि भाई कोई ऐसी चीज लाई जाए जो हमें ये करेक्टरिस्टिक दे सके। उस खोज में जब लोग आगे बढ़े तो दे फाउंड कि देयर आर सम सब्सटेंस जिनको हम इस तरह के स्विच की तरह यूज कर सकते हैं, जिसमें उस खोज में ही सेमीकंडक्टर का इन्वेंशन हुआ। अब सेमीकंडक्टर कैसे पढ़ेंगे? जैसे नॉर्मल आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है। नॉर्मल एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक न्यूक्लियस होता है, उसके बाहर इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। तो आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम बोलते हैं वैलेंसी सेल। यही जब एनर्जाइज हो जाता है तो छूट ये अलग हो जाता है और ये मूवमेंट करना शुरू करता है, जिससे कहा इलेक्ट्रिसिटी बहती है। बट ये एक इंडिपेंडेंट एटम की बात है। हम यहाँ सेमीकंडक्टर सॉलिड मटेरियल है, इसको स्टडी करने के लिए एक थ्योरी आई, एनर्जी बैंड थ्योरी। एनर्जी बैंड थ्योरी एनर्जी बैंड थ्योरी एनर्जी बैंड थ्योरी। तो पहले हम एनर्जी बैंड थ्योरी के बारे में जान लें कि ये क्या है, उसके बेसिस पे उसको ठीक से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसके ही बेसिस पे हम सेमीकंडक्टर जो मटेरियल है, जो बेसिकली इस टाइप के हैं, सिलिकॉन, ये सेमीकंडक्टर है, जर्मेनियम है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करेंगे। तो एनर्जी बैंड थ्योरी क्या है? नॉर्मल अगर सिंगल एटम होता है, सिंगल एटम में जैसे आपने एनर्जी लेवल लिखते हो, कैसे लिखते हो? एक एनर्जी लेवल हो गया 1s, फिर 2s, s2 2p, इस तरह से रहते हैं। इसमें पहले में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2p6 में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस टाइप के एनर्जी लेवल होते हैं। सिंगल एटम के लिए आपने पढ़ा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिस्क्रीट एनर्जी लेवल में ही घूमते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी किसी भी एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हो, दे हैव डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। तो पार्ट आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी शायद आपको बताया गया हो। तो ये हो गया सिंगल इलेक्ट्रॉन का मॉडल। बट जब कोई सॉलिड मटेरियल होता है तो जो बहुत सारे एटम पास पास आ जाते हैं, जब बहुत पास आ जाते हैं तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है दे हैव वेव करेक्टर आल्सो। तो एक इलेक्ट्रॉन की वेव दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेव से सुपर इम्पोज होती है, तो ये एनर्जी लेवल का फॉर्मेट चेंज हो जाता है। वो क्या होता है? जैसे इसमें अगर केवल सिंपल हम अभी नहीं लिखेंगे, एक एनर्जी लेवल E1 है, E2 है, E3 है, ये कोई एटम है जिसकी एनर्जी लेवल है। एक दूसरा एटम आप इसके नजदीक लाए जिसका भी एनर्जी लेवल फॉर सिंप्लिसिटी हम ले लेंगे E1 है, E2 है एंड E3 है। अब दोनों एटम एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे,
तो एक, अच्छा ये भी पता है कि आप पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, उसके अनुसार क्या होता है कि हर हर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका एनर्जी लेवल यूनिक होता है। किसी भी एक एटम में दो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल सेम नहीं होगा। तो हर, अब इसमें जैसे अगर E1 को हम ये मान लें कि ये 1s2 है, तो इसमें क्या होंगे, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, तो इसके स्पिन अलग अलग हो जाते हैं, उसके कारण भी एनर्जी लेवल डिफरेंट हो जाता है। तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों का एनर्जी लेवल अलग अलग हो जाता है। सेम चीज होती है जब आप दो एटम इंटरेक्ट करते हैं, दो एटम इंटरेक्ट करते हैं तो जो सिस्टम बनता है उसमें भी एनर्जी लेवल का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, और हर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल यूनिक हो जाता है। हर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल उसमें भी यूनिक ही रहता है। वो कैसे रहता है, अब जब ये इंटरेक्ट करेंगे तो जो नए एनर्जी लेवल क्रिएट होंगे वो इस टाइप के होंगे। अब ये E1 और ये E1 इंटरेक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, एक E1 एंटी बॉन्डिंग, एक E1 बॉन्डिंग, दो टाइप के एनर्जी लेवल यहाँ पे आ जाएंगे। इसी तरह से E2 और एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग ये भी एनर्जी लेवल का स्प्लिटिंग आपको डिटेल में केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, बट यहाँ जस्ट बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। E2 भी इस तरह से ब्रेक हो जाएगा, दो एनर्जी लेवल यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग एंड E2 ऐसे हो गया। इसी तरह E3 हो गया ऐसे ब्रेक, E3 एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग। तो अगर ये मान के चले कि यहाँ पे इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिलअप थे, सपोज कीजिए, इसमें मान लिया हम 4 ही इलेक्ट्रॉन थे E3 स्टेट में, तो अब क्या होगा, यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन किस तरह से हो जाएंगे, E1 और E1 के इलेक्ट्रॉन मिलकर के इसमें हो जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन है, दो यहाँ पे दो यहाँ पे, तो चारों ने भर लिया। इसी तरह से यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो है, तो ये भी इसी तरह 4 भर जाएंगे। यहाँ पे 8 है तो आप 4 ऊपर चले जाएंगे, 4 नीचे चले जाएंगे। ये अगर एक ये एटम है, ये दो एटम है, दोनों दोनों नजदीक है, तो कंबाइंड दोनों एटम का एनर्जी लेवल इस टाइप का हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर ये दो से ज्यादा 4 एटम हो जाए, 5 हो जाए, क्योंकि सॉलिड में एटम बहुत ही नजदीक होते हैं, तो जो बहुत नजदीक होते हैं, तो ये तो खाली दो के लिए थे। अगर n एटम हो, n नंबर ऑफ एटम हो, दिस कैन बी एनीथिंग, 10 की पावर 23, 10 की पावर 24, तो क्या होगा, एनर्जी लेवल, तमाम एनर्जी लेवल नजदीक नजदीक हो जाएंगे यहाँ पे। इस तरह यहाँ पे बड़े नजदीक नजदीक हो जाएंगे, इस तरह यहाँ पे नजदीक नजदीक हो जाएंगे। तो E1, ये E1 एनर्जी लेवल n एटम के मिलके एक एनर्जी लेवल इस टाइप के डिस्क्रीट एनर्जी लेवल बहुत नजदीक नजदीक बना लेंगे। चूंकि 10 की, ये बात उस टाइप के लेवल की हो रही है जहाँ पे 10 की पावर 23 टाइप के एटम होंगे, मतलब नजदीक होंगे, उस लेवल की बात हो रही है। सोचो कितनी लाइनें यहाँ पे हो जाएंगी। तो बेसिकली इसमें ऐसे तो डिस्क्रीट दिख रहा है, पर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये आप बेसिकली आपको प्रोज्यूम कर सकते हो कंटिन्यूअस बैंड बन जाएगा। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन E1 स्टेट में इंडिविजुअल एटम में थे, वो सारे इलेक्ट्रॉन अब इस बैंड में कहीं ना कहीं होंगे। इवन तो दे विल बी डिस्क्रीट, बट देयर बी एनर्जी लेवल इतने पास होंगे, तो आप प्रोज्यूम कर सकते हो कि कंटिन्यू बैंड टाइप का बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी एक बैंड बन जाएगा प्रॉपर, इसी तरह यहाँ पे भी बैंड बन जाएगा। तो यहाँ पे हम एनर्जी लेवल की बात कर रहे थे, यहाँ पे अब बैंड की बात करेंगे। तो ये सॉलिड स्टेट में क्या होगा, सॉलिड स्टेट में मटेरियल में हम बैंड की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन बैंड्स में रहते हैं, कि फर्स्ट बैंड, सेकेंड बैंड, थर्ड बैंड में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो बैंड अगर सिस्टम समझ में आ गया, तो अब आती है कि कहानी ऊपर के बैंड की, कि एक जो लास्ट बैंड होगा जो सारा फिल्ड अप होगा, ये जो फिल्ड अप बैंड होगा,
ये फिल्डअप बैंड होगा, लास्ट फिल्डअप बैंड उसको बोलते हैं वैलेंसी बैंड। ये पूरा फिल्डअप है, वैलेंसी बैंड, ये फिल्डअप बैंड है। इसके बाद का जो बैंड होगा इसको हम कंडक्शन बैंड का नाम देंगे, इसको कंडक्शन बैंड देंगे, लिखते हैं। ये नॉर्मली फिल्डअप नहीं होता है, कंडक्शन बैंड, ये फिल नहीं रहता, खाली रहता है। तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है। ये अब टेम्परेचर टी इक्वल टू 0 पे ये पूरा फिल्डअप है। बट अगर इसको आपने टेम्परेचर थोड़ा भी बढ़ाया, सपोज कि रूम टेम्परेचर पे आ गया, रूम टेम्परेचर रफली केल्विन में अगर जाओगे तो 300 केल्विन के आसपास होता है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहाँ पे आ जाएंगे। आप इनको अगर डिनोट करना चाहें तो इस तरह से हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। तो जब कंडक्शन मोड में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वो बेसिकली फ्री होते हैं मूव करने के लिए, तो इसी के कारण करंट बहती है। तो ओवरऑल हम स्टडी अब इस टाइप से करेंगे कि लास्ट वैलेंसी बैंड एंड कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में जब इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वो मूव करते हैं, फ्री होते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी बहती है। इसको अब जरा स्पेसिफिकली अगर आप देखना चाहें तो अभी सिलिकॉन का अगर हम एनर्जी लेवल लिखे तो क्या हो जाएंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। इंपॉर्टेंट ये आउटर सेल है जिसको हम वैलेंसी सेल बोलते हैं। वैलेंसी सेल में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अभी आप देखेंगे कि जितने भी सेमीकंडक्टर मटेरियल हम पढ़ेंगे उसमें आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। इनर सेल का इंपॉर्टेंस इतना नहीं है स्टडी में, हम कंसंट्रेट आउटर सेल पे ही करेंगे। तो अभी जब हमने एनर्जी बैंड थ्योरी देखी पढ़ी, उसी को थोड़ा हम एक इस डायग्राम से बताने की कोशिश करेंगे कि स्पेसिफिक एग्जांपल देकर। तो ये सिलिकॉन के लिए मामला है। अब इसमें देखिए, अगर ये सिलिकॉन एटम्स हैं जो बहुत दूर दूर हैं, ये इंडिविजुअल सिलिकॉन एटम है जिसका आउटर सेल है, आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है, 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है, ये इनर सेल है। अब अगर ये n नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम है, n नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम है, इनको आप नजदीक ला रहे हो, सब पहले n नंबर ऑफ अलग अलग है, दूर है। अब इनको आप नजदीक जब लाना शुरू करोगे, धीरे धीरे सारे सिलिकॉन एटम नजदीक आ रहे हैं, तो जब तक इस डिस्टेंस तक है तब तक देखिए यहाँ पे एनर्जी लेवल में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, यहाँ पे रहेगा कुछ नहीं है। जैसे इससे कम डिस्टेंस शुरू हुई, एक पर्टिकुलर कोई एक डिस्टेंस लेवल होगा, उसके बाद ये एनर्जी लेवल बैंड में ब्रेक होना शुरू कर देते हैं। इनर वाले भी, जो इनर वाले सेल हैं वो भी ब्रेक होंगी, पर वो इतनी माइनर होती है कि उनको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। आउटर सेल पे हम कंसिडर कर रहे हैं। जब अब इससे यहाँ तक डिस्टेंस आ गया तो उसके बाद अब ये जो एनर्जी लेवल है ब्रेक होना शुरू हुआ बैंड में। एंड जब ये सिचुएशन आई, देखिए यहाँ वाली जो सिचुएशन है, इस डिस्टेंस पे क्या होगा, ये एनर्जी लेवल सिचुएशन आएगी, मिल जाएंगे कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन थे और जिसमें इलेक्ट्रॉन थे कहीं भी, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि हम n एटम की बात कर रहे हैं, तो 2n यहाँ हो गए, 2n यहाँ हो गए, तो 4n इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये 4n इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहीं भी घूम रहे होंगे। फिर ये एनर्जी लेवल और नजदीक लाओगे तो ये कंबाइंड एनर्जी लेवल ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। फाइनली इस तरह से एक बैंड बन जाएगा, इस तरह से बैंड बन जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि नीचे के बैंड में 4n इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे तो पूरे में 4n थे, फिर नीचे में 4n शिफ्ट हो जाएंगे, ऊपर का पूरा वैकेंट हो जाएगा। तो जो ऊपर वाला वैकेंट हो गया उसको हम कंडक्शन बैंड बोलते हैं, और ये वैलेंसी बैंड हो गया जिसमें 4n इलेक्ट्रॉन फिल्डअप हो गए। दिस इज द लास्ट फिल्डअप बैंड, एंड उसके ऊपर का जो बैंड है वो उसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं। एंड बीच का जो लेवल है, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इस जगह पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ये मतलब उस एनर्जी, वो एनर्जी लेवल अलाउड ही नहीं है, क्योंकि वो एनर्जी लेवल अलाउड ही नहीं है। सो हम अब वैलेंसी बैंड, जिसमें जो लास्ट बैंड है जो फिल्डअप होता है, उसको वैलेंसी बैंड बोलते हैं, और उसके ऊपर वाला खाली बैंड जो होता है उसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं। तो इसके बेसिस पे मेटल क्या है,
सेमीकंडक्टर क्या है और इंसुलेटर क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। मेटल में क्या होता है कि मेटल में अगर सपोज कीजिए ये एक वैलेंसी बैंड है, ठीक है, और एक ये कंडक्शन बैंड है, ये हो गया कंडक्शन बैंड, ये हो गया वैलेंसी बैंड। तो इनका ओवरलैपिंग होता है, देखिए यहाँ पे कंडक्शन बैंड एंड वैलेंसी बैंड की ओवरलैपिंग होती है। ये किसके लिए है? ये कंडक्टर्स के लिए, मेटल्स के लिए बात कर रहे हैं, मेटल्स कंडक्टर्स। तो मेटल कंडक्टर्स में क्या होता है कि कंडक्शन बैंड, इसको हम सी भी लिख सकते हैं, वैलेंसी बैंड, दोनों ओवरलैप होते हैं, तो इसलिए एक कंटिन्यूअस बैंड बन जाता है इसमें। तो अब इसमें क्या, वैलेंसी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, ये अगर अब जो ओवरलैपिंग है तो कंडक्शन बैंड में भी जाते रहते हैं, कंडक्शन बैंड में भी जाते रहते हैं, तो विदाउट गिविंग एनी एनर्जी ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे जाते रहते हैं। तो इसमें कंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन पॉसिबल होता है हमेशा, क्योंकि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है जो फ्री है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए। इसको तो मेटल को हम वैलेंसी बैंड से इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इंसुलेटर को कैसे, इंसुलेटर में क्या होता है कि इंसुलेटर में ये तो हो गया वैलेंसी बैंड, एंड इसमें कंडक्शन बैंड ऊपर होता है, कंडक्शन बैंड ऊपर होता है, और यहाँ एक गैप होता है। ये जो गैप है दोनों बैंड के बीच में, ये रफली आप मान के चलो कि 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का गैप होता है एनर्जी का। तो मींस यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये इनको अगर मिनिमम 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दी जाए तभी एक कंडक्शन बैंड में पहुंच पाएगी और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पाएगी। तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देना टफ होता है, इसलिए नॉर्मली इस टाइप के जो मटेरियल, सॉलिड मटेरियल हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करते हैं, और ये इंसुलेटर बोले जाते हैं। इंसुलेटर क्या है? जिसमें कंडक्शन बैंड एंड वैलेंसी बैंड के बीच में गैप जो होता है काफी ज्यादा होता है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड अबव। तो वैलेंसी बैंड थ्योरी से हमने मेटल्स या कंडक्टर को समझने की कोशिश की, जहां पे वैलेंसी बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप करता है, बट इंसुलेटर में ये ओवरलैप नहीं करता, अच्छा खासा गैप होता है। एंड अब सेमीकंडक्टर में क्या होता है ये देखते हैं। सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि ये अगर वैलेंसी बैंड है, ये अगर वैलेंसी बैंड है, और ये कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड है, तो इनके बीच में जो गैप होता है ये केवल लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास गैप होता है, तो गैप कम होता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जब T0 इक्वल टेम्परेचर T इक्वल टू 0 पे, तो जहाँ पे ही जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आते हैं T इक्वल टू 300 केल्विन के आसपास, तो चूंकि एनर्जी गैप कम है तो तुरंत इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाते हैं, यहाँ पहुंच जाते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन, एंड जब पहुंच जाते हैं तो उसमें करंट फ्लो होने की, तो रूम टेम्परेचर में जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाते हैं तो उसमें करंट फ्लो होने लगती है। बट उससे पहले करंट T इक्वल टू 0 पे करंट फ्लो नहीं होगी, क्योंकि T इक्वल टू 0 मीन्स 0 के आसपास के टेम्परेचर में करंट फ्लो नहीं होगी। थोड़ा भी एनर्जाइज करोगे तो उसमें करंट फ्लो होने लगती है। तो एनर्जी बैंड थ्योरी से हम लोगों ने इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर के बारे में जाना। नेक्स्ट
सेशन से हम स्पेसिफिक सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, यही बैंड थ्योरी का यूज करके। फिर हम देखेंगे कि सेमीकंडक्टर से कैसे डायोड एंड ट्रांजिस्टर्स बनाए गए एंड डायोड ट्रांजिस्टर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू।